ही दबाव के दौर में है। निफ्टी 150 पॉइंट नीचे और बैंक निफ्टी 250। बैंक निफ्टी तुलनात्मक रूप से थोड़ा कम, लेकिन निफ्टी में ज़्यादा प्रेशर है और मिड कैप में आज अच्छा खासा प्रेशर है। 450 पॉइंट गिरावट 1% की है। तो ब्रॉडर मार्केट में एक्सपायरी का भी है खैर असर इसका, लेकिन हर राइस पे लोगों ने थोड़ा प्रेशर बनाया। देखिए सुबह से अगर आप चार्ट देखिए तो कंटिन्यूसली ऊपरी लेवल्स पे प्रेशर बनता हुआ। एक बार बीच में करीब 10-11 बजे के आसपास कोशिश की उसने, लेकिन उसके बाद से लगातार प्रेशर बना हुआ है। बढ़ने घटने वाले शेयर्स की संख्या देखें तो करीब 1586 शेयर्स में कमज़ोरी है, 1597 हो गया और 1242 में आपको तेज़ी दिख रही है। तो अब ये लाल और हरी लाइन ने एक दूसरे को क्रॉस कर दिया है, यानी पहले बढ़ने वाले शेयर्स की संख्या ज़्यादा थी। क्या नज़रिया इस पर बनता है, एक क्विक चेक लेते हैं। हमारे साथ निर्मल बैंक सिक्योरिटीज़ के नीरव छेड़ा है। नीरव, बहुत बहुत स्वागत है आपका। भाई लगातार हायर लेवल से प्रेशर बन रही है, केवल एक्सपायरी वाला इम्पैक्ट है या वाकई सेलिंग हो रही है? गुड आफ्टरनून नीरज जी। देखिए निफ्टी की बात करें तो जो फैक्टर्स थे पॉजिटिव थे, इसीलिए लग नहीं रहा था कि 19,600 तोड़ेगी निफ्टी, मगर आज टूट चुका है, यही सच है। और ये एक बहुत इंपॉर्टेंट सपोर्ट लेवल था। अगर क्लोजिंग बेसिस पे भी 19,600 के नीचे निफ्टी बंद देती है तो अगला जो सपोर्ट उभर के आता है 19,200 का है, तो डेफिनेटली वीक हो जाएगी। प्लस 50 डे मूविंग एवरेज 7 में तोड़ा है आज निफ्टी ने, और विक्स भी 12 के ऊपर आज भाग गया है। तो ये सब चीज इंट्राडे में अब नेगेटिव हो चली है। लग रहा है कि यहाँ से सेलिंग थोड़ी और बढ़ेगी और निफ्टी थोड़ा और फिसल सकता है। 19,450 19,500 के पास एक बेस बना सकता है, पर यहाँ से एटलीस्ट 100-150 पॉइंट्स डाउनसाइड लग रहा है। सो इनकेस आपके पास लॉन्ग्स है तो यहाँ पे काट लीजिए, और 19,600 के ऊपर जाता है तभी जाके नए लॉन्ग्स बनाइए। तब तक के लिए शॉर्ट साइड में रहना चाहिए इन टर्म्स ऑफ निफ्टी एंड बैंक निफ्टी। बैंक निफ्टी देखिए काफी समय से 50 डे मूविंग एवरेज जो 45,000 के पास है उसके नीचे ही रहा है, मगर आज दोनों में ही बैंक निफ्टी ज्यादा स्ट्रांग है बिकॉज ऑफ पीएसयू बैंक्स। पर बैंक निफ्टी में भी थोड़ा बिकवाली हावी हो सकती है आगे जाते हुए, और बैंक निफ्टी भी नीचे आ सकती है। तो एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम दोनों ही निफ्टी और बैंक निफ्टी में जो लॉन्ग पोजीशन है वो काट लीजिए। ओके तो आप ये कह रहे हैं कि 600 के नीचे अगर ये बंद हुआ 19,600 के नीचे तो गिरावट और बढ़ेगी, और फिर आपको 600 के ऊपर अगर कोई बाउंस पे तो ही लॉन्ग करना, अदरवाइज शॉर्ट करना है। और वो आपका शॉर्ट का स्टॉप लॉस बन जाएगा 19,600 का। ओके 19,600 आपका स्टॉप लॉस है अगर आप शॉर्ट पोजीशन ले रहे हैं तो। अच्छा नीरव, कुछ स्टॉक्स भी देखिए आज, वैसे तो क्रूड लगातार बढ़ ही रहा था, लेकिन आज अचानक से पेंट कंपनियों में तगड़ी बिकवाली। एशियन पेंट 4% नीचे, बर्जर पेंट 3.5% नीचे। क्या लेवल्स देख रहे हैं आप एशियन पेंट में? देखिए एशियन पेंट्स में अगर थोड़ा लॉन्गर टर्म चार्ट देखें तो एक साइडवेज ट्रेंड है। हमेशा ये 34-3500 से स्टॉक नीचे आता है। इस बार भी वापस 3500 किया और वहां से लगातार नीचे आया है। इवन दो काफी स्ट्रॉन्ग लग रहा था कि एक बार 3500 ब्रेक कर देगा और नए रेंज में चले जाएगा, मगर वो कर नहीं पाए। थर्ड टाइम ऐसा हुआ तो ट्रिपल टॉप काइंड ऑफ फॉर्मेशन हुआ है। अब ऐसा पॉसिबल है कि यहाँ से नीचे एटलीस्ट वो यहाँ से 2900 2950 तक जा सकता है, जो कि एक अच्छा सपोर्ट है। तो वो लेवल्स पे वापस ध्यान रखना है, मगर करंट लेवल्स वीक लग रहा है, यहाँ से और 150-200 पॉइंट फिसल सकता है। बर्जर में भी सॉरी नीरव, बर्जर पेंट में भी सेम चीज? बर्जर पेंट में थोड़ा जो चार्ट है वो डिफरेंट है एक्चुअली। बर्जर पेंट राउंडिंग फॉर्मेशन है और अभी सपोर्ट पे आया है। तो अगर इनकेस ये सपोर्ट ब्रेक करता है 580 का और उसके नीचे बंद करता है तब जाके वीक होगा। तब तक अभी भी बर्जर पेंट में स्ट्रेंथ बरकरार है इन टर्म्स ऑफ लॉन्गर टर्म चार्ट्स। ओके, एक और स्टॉक पे आपकी राय चाहिए। L&T आज भी स्ट्रेंथ दिखा रहा है और कई सारी ब्रोकरेज रिपोर्ट हैं जो काफी ऊपर जा रही, 3,000 के ऊपर ट्रेड कर रहा है L&T। देखिए पैटर्न तो बहुत ब्यूटीफुल है और यहाँ पे थकावट के कोई भी आसार नहीं दिख रहे हैं। दैट इज ब्यूटी ऑफ द स्टॉक। मुझे नहीं लगता है और नीचे आएगा यहाँ से। करंटली जो चार्ट फॉर्मेशन है उसके हिसाब से अराउंड 3150 3200 के लेवल्स तक जा सकता है। तो अगर कोई भी डिप मिले आपको 2950 तक की, तो वहां पे आप बाय करें। 2900 का स्टॉप लॉस रहेगा। अराउंड 3150 3200 के पास में आपको प्रॉफिट बुकिंग करना है। ओके तो L&T पर आइए, आपको है लेवल्स आपके बता दिए गए हैं, कहाँ पे आपको ध्यान रखना। बाय ऑन डेप्थ से नीरव, बहुत शुक्रिया जुड़ने के लिए और राय देने के लिए। चलिए अब चलते हैं सभी कॉर्नर में और आज हम बातचीत करेंगे इवेंट मैनेजमेंट कंपनी ई फैक्टर्स की। कंपनी का IPO आ चुका है और
3 अक्टूबर का बंद होगा। इसकी बेसिक इन्फॉर्मेशन मैं आपको देता हूँ। 71 से 75 रुपये इसका इशू प्राइस है। 1600 शेयर्स की लॉट है, चूँकि एसएमई है तो बड़ी लॉट होती है इसमें। 27 से 3 अक्टूबर तक खुला हुआ है ये, और करीब 34,56,000 शेयर कंपनी इशू करेगी और एनएससी इमर्ज में इसकी लिस्टिंग होगी। कंपनी क्यों फंड जुटा रही है, बेसिक इन्फॉर्मेशन में उन्होंने दिया है कि सब्सिडरी में इन्वेस्टमेंट करेंगे, वर्किंग कैपिटल और जनरल कॉर्पोरेट पर्पसेस। बातचीत करने के लिए हमारे साथ कंपनी के एमडी समित गर्ग जी हैं। समित जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका आवाज़ पर। नमस्कार, थैंक यू सो मच नीरज जी। हाँ, तो समित जी बताइए, समझाइए कि ये जो ई फैक्टर है कंपनी, ये क्या काम करती है? हम लोग प्रिडोमिनेंटली इवेंट्स और एक्सपीरियंसेस बिजनेसेस में हैं, और ये काम हम मोटा मोटा 3 सेगमेंट्स में लोगों के लिए करते हैं। सिंगल लार्जेस्ट कस्टमर बीइंग द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, बोथ सेंट्रल लेवल और स्टेट लेवल पर हम विभिन्न प्रकार के बड़े बड़े फेस्टिवल्स और सरकार के लिए जो और देश के लिए जो इम्पोर्टेंट सिग्निफिकेंट माइलस्टोन इवेंट्स हैं, हम वो एग्जीक्यूट करते हैं, प्रोड्यूस करते हैं, प्लान करते हैं। और इसके साथ ही साथ एक 20-22% जो हमारा बिजनेस है वो वेडिंग्स का बिजनेस है। हम साल में 3 या 4 वेडिंग्स को भी ऑर्गेनाइज करते हैं, मैनेज करते हैं टर्न की बेसिस पर। और सब्सटैंशियल पार्ट बिजनेस जो है हमारा आज की डेट में, वो इट इज वर्किंग फॉर ब्रांड इंडिया टू क्रिएट समथिंग विच वी कॉल कल्चरल लैंडमार्क्स, जिसमें परमानेंट लाइट एंड साउंड शो के इंस्टॉलेशंस आ गए, म्यूजियम स्पेसेस का क्यूरेशन आ गया। इस प्रकार की चीजों पे हम लोग का पिछले 4-5 साल से काफी फोकस है। तो बिजनेस इन 3 सेक्टर्स में मोटा मोटा डिवाइडेड है। और हमारी एक सब्सिडरी कंपनी है जो हॉट एयर बलूनिंग करती है, और अभी रिसेंट टाइम्स में हम लोग ने यॉटिंग में भी थोड़ा सा इन्वेस्टमेंट किया है। तो एडवेंचर टूरिज्म, लाइफस्टाइल और लेजर टूरिज्म के फ्रंट पे हमारी भगवान की कृपा से थोड़ी सी पायनियरिंग सी सिचुएशन है, एंड हम ये चीज भी पिछले 10-12 साल से काफी सक्सेसफुली कर पा रहे हैं। तो कुल मिला के इवेंट, अच्छा इवेंट मैनेजमेंट जब शब्द होता है ना बहुत बड़ा होता है। जैसे मान लीजिए कोई इवेंट हुआ तो उसमें लोकेशन, खाना पीना, फैसिलिटी मैनेजमेंट, गेस्ट का पूरा सब देख रेख, ये सारा काम आप करेंगे, लाइटिंग वाइटिंग सब कुछ टर्न की पूरा? बिल्कुल, हम टर्न की प्रोजेक्ट्स ही टेक ओवर करते हैं। हाँ। और जिसमें डिजाइन से लेकर, प्रोडक्शन प्लानिंग से लेकर, गेस्ट मैनेजमेंट से लेकर, लॉजिस्टिक्स, एंटरटेनमेंट, वेन्यू का सारा अपकीप, सारे एस्पेक्ट्स, जो भी एक कंज्यूमर या गेस्ट की जो जर्नी होती है शुरू से लेकर आखिरी तक, वो हम लोग सारी चीजें खुद ही एडमिनिस्टर करते हैं, खुद ही मैनेज करते हैं। तो जो बड़े बड़े ट्रेड फेयर्स वगैरह लगते हैं, जो कॉन्फ्रेंसेज होती हैं, ये इस तरह के कॉन्ट्रैक्ट आपको मिलते होंगे गवर्नमेंट से? हम लोग ट्रेड फेयर्स में हमारा थोड़ा सा इन्वॉल्वमेंट कम है, बट फेस्टिवल्स में हमारा इन्वॉल्वमेंट बहुत ज्यादा है। और गवर्नमेंट के लिए जो माइलस्टोन इवेंट्स होते हैं, जिसको हम लॉन्च बोल सकते हैं, किसी नई चीज का, किसी नए प्रोग्राम का, किसी नए कार्यक्रम का, इस सब तरीके की चीजें हम लोग ज्यादा करते हैं। सो फॉर एग्जाम्पल, आपने पुष्कर फेयर का नाम सुना होगा। हम लोग ने 5 साल पुष्कर फेयर मैनेज किया है फॉर राजस्थान टूरिज्म। आप केरला में स्नेक बोट रेसिंग से वाकिफ होंगे। हम वो एक बहुत बड़ा फेस्टिवल रन करते हैं केरला गवर्नमेंट के साथ हर साल। हमने बहुत सारे सिटी फेस्टिवल्स का आयोजन किया है, जो हम विभिन्न हिंदुस्तान के प्रांतों में अलग अलग स्टेट गवर्नमेंट्स के लिए करते चले आए हैं। तो हम इस तरीके में ज्यादा इन्वॉल्व हैं। समित जी, ये बताइए कि आपने कहा कि शादियां भी करते हैं, ये शादी वाला इवेंट भी? तो जी, ये का बहुत अमीर लोग डेस्टिनेशन वाइज करते हैं, उस टाइप वाला कि कौन सी शादी अरेंज करते हैं आप? बेसिकली इसी तरीके के प्रोजेक्ट्स हम मेंटेन करते हैं। हाँ। और यहाँ पे हिंदुस्तान की जो हाई नेटवर्थ इंडिविजुअल सोसाइटी है, हाँ। उनको जब किसी इस प्रकार के कार्यक्रम का आयोजन कराना होता है, तो दे आल्सो लुक आउट फॉर प्रोफेशनल्स जो ग्रास रूट लेवल पर इन्वॉल्व हो सारी चीजों में उनके साथ। और मतलब कार्ड छपने से लेकर के गेस्ट की विदाई तक का काम आप करेंगे? एब्सोल्युटली, और हम करते हैं। हाँ। और 20 साल से बहुत सक्सेसफुली कर पा रहे हैं। ऐसी कितनी शादियां आप कराते हैं साल भर में, ये जो बहुत अल्ट्रा रिच रईसों हम वाली? 2 या 3 प्रोजेक्ट्स इस तरीके के हर साल करते हैं। एक में एवरेज कितना खर्चा होता होगा?
ये बड़ा वेरी करता है। एवरेज मतलब कि इस तरह का एक इवेंट कोई कर रहा है तो उसमें कितना पैसा खर्च हो रहा है? देखिए क्या होता है, हमारा जो फाइनेंशियल आउटलुक है इसमें वो बड़ा फर्क होता है। शादी के जो टोटल खर्चे होते हैं वो बड़े फर्क होते हैं। हाँ। तो वेरिएबली हमने देखा है, अखबारों में छप जाता है कि साहब ये 300 करोड़ की शादी हुई है, 250 करोड़। वो मुझे लगता है थोड़े से स्क्यूड फैक्ट्स होते हैं, बिकॉज वो वास्तविकता से बहुत दूर है। एंड एक परसीव्ड लेवल और रियलिटी में थोड़ा सा फर्क है। तो नहीं, ये मान लीजिए रियलिटी, मतलब मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि आप किसी का नाम लेके बताएं। रियलिटी मान लीजिए किसी ने कहा कि गोवा में एक डेस्टिनेशन वेडिंग कराई है, मैं अल्ट्रा रिच हूँ, बढ़िया एंड टू एंड, कितना पैसा खर्च करेंगे? लगेगा 5 करोड़ रुपए से लेकर 20-25 करोड़ रुपए के बीच का कोई भी नंबर हो सकता ओके, 5 से 20 करोड़ रुपए तक खर्च होता है। इसके बाद तो फिर आप नोटे लुटाओ तो अलग बात है, वो तो ठीक है। मैंने देखा आपके नंबर्स पे, फिनेंशियल्स पे, कि आपका करीब करीब 91% का रेवेन्यू, वही जो आप बता रहे थे टूरिज्म इन सबसे आता है। 21, 22 और 23 के फाइनेंशियल में देख रहे हैं कि बहुत तेज जंप है सर। आपने 23 में 119 करोड़ का रेवेन्यू क्लॉक किया और 7-8 करोड़, 7.5 करोड़ का प्रॉफिट है, जबकि 21 में बहुत ही कम था। वो क्या कोरोना की वजह से था क्या ऐसा? 21 में तो काम बंद था साहब, वो दुकानें चल गई, वही बहुत बड़ी बात थी। नहीं तो 22 में भी 57 करोड़ से सीधे 120 करोड़। क्या होता है नीरज जी, इसमें ना थोड़ा सा हिस्ट्री है। हिस्ट्री दो प्रकार से मैं आपके सामने रखना चाहूंगा कि 17-18, क्योंकि हमारा जो नेचर ऑफ बिजनेस है वो, उसमें ना चीज को क्यूरेट करने में थोड़ा सा टाइम लगता है। तो आज हमने कोई एक आइडिया बनाया, फिर वो आइडिया को हमने क्यूरेट किया, उसको हम फिर किसी के पास लेकर जाते हैं, उस आइडिया को प्रेजेंट करते हैं। तो बाय द टाइम वो चीज एक्चुअली ग्राउंड पे होती है, उस पूरी जर्नी में 2 से 3 साल लग जाते हैं कभी कभी। तो इस पूरी जर्नी को अगर हमने मान लीजिए 21-22 में कोई काम किया, तो ये जरूरी नहीं है कि उसको हमने 21-22 में ही उसकी रचना की हो। उसकी रचना हो सकता है हमने 3 साल पहले की। तो देवर अ लॉट ऑफ थिंग्स विच वी वर वर्किंग ऑन, हम जिस पे पहले से काम कर रहे थे, जो किसी वजह से, कोविड की वजह से वो 2-2.5 साल के टाइम फ्रेम में, 1.5-2 साल के टाइम फ्रेम में वो थोड़ी सी स्टैंड स्टिल पे आ गई। कुछ चीजों ने जल्दी ग्राउंड पकड़ लिया। और अगर आप हमारा 21-22 वाला टर्नओवर भी देखेंगे, तो जब तक कोविड से हम लोग सब लोग फ्री हुए और मार्केट थोड़ा सा ओपन हुआ, तब तक आधा साल निकल चुका था। सो विच इज व्हाई द नंबर्स दैट यू हैव सीन आर। मार्जिन इतना कम क्यों? ये वाले में तो मार्जिन ज्यादा होना चाहिए आपका, मतलब 6-7% का मार्जिन आपने FY23 में दिखाया। सर ये एक थोड़ी सी मिथ है और मैं ब्रेक करना चाहूंगा यहाँ पर। इवेंट का जब स्केल और साइज बड़ा होता है तो प्रॉफिटेबिलिटी कम हो जाती है। और क्योंकि हम लोग फिर इसमें ना मैनेजमेंट फी के कंपोनेंट पे ज्यादा काम करते हैं, एंड तो हमारी एवरेज जो प्रॉफिटेबिलिटी है वो ग्रॉस लेवल पर अगर मैं देखूं तो 15%, 14-15% से ज्यादा नहीं हो पाती बड़े स्केल के प्रोजेक्ट्स में, बिकॉज ये सब कॉम्पिटिटिव बिडिंग के प्रोजेक्ट्स भी हैं। क्या बहुत सारे कंपनियां हैं क्या इस धंधे में? हाँ, मतलब हिंदुस्तान में अगर मैं बोलूं तो ऑर्गेनाइज्ड लेवल पर देयर आर प्रोबेबली मोर देन 3000 इवेंट कंपनीज, जिसमें 3000, जी 100%, 3000 से ज्यादा ऑर्गेनाइज सेक्टर में इवेंट कंपनीज हिंदुस्तान में काम कर रही हैं। और इसमें ऑब्वियसली सबका सेग्रीगेशन है। सो टॉप लेवल की जो 4-5 कंपनीज हैं, उसमें फॉर्चुनेटली एक हमारा नाम भी आता है। जी 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 जी। बाकी देखिए सब सेक्टर्स में अलग अलग सेगमेंट पर लोग ऑपरेट करते हैं। नहीं, मैं समझ गया सर। इसमें चूंकि एक तो ये जो इवेंट का बिजनेस है, इसमें हर बार आपको कुछ नया करना है अपनी कॉम्पिटिटिव एज बनाए रखने के लिए, तो उसमें डेफिनेटली खर्चा करना पड़ेगा, फिर आपको मार्जिन स्क्वीज करना पड़ता है। आप डिजाइन और इनोवेशन पे हमेशा R&D पे खर्चा करते हो, एज यू राइटली से आगे रहने के लिए। एक लास्ट क्वेश्चन समित जी, क्या ये जो बॉलीवुड में बड़े प्रोग्राम होते रहते हैं, ये वाले भी आपने कराए कभी, या इसके लिए बिड करेंगे? जैसे बहुत बड़े बड़े इवेंट हुए, अवार्ड फंक्शन, ये वाले कौन से वाले सर? बॉलीवुड के फिल्मों वाले, जो बड़े भारी महंगे वाले प्रोग्राम फंक्शंस हैं सर, वो हमने किए हैं। 2004-2005 के बाद हमने थोड़ा सा उस काम की तरफ ध्यान देना कम कर दिया। वो क्या है, ऐसा काहे किया? फाइनेंशियली बहुत लुक्रेटिव तो हमारे लिए तो नहीं थे, बट जो चकाचौंध थी, जो राजमटास थी, वो सब 3-4 साल एंजॉय कर ली। उसके बाद लगा कि थोड़ा सा और कुछ रोबस्ट बिजनेस मॉडल की तरफ ध्यान देते हैं। ओके, इंटरेस्टिंग है। समीर जी बहुत बहुत शुक्रिया जुड़ने के लिए, बातचीत करने के लिए। और होपफुली चूंकि सेक्टर बहुत बड़ा है और आप जिस तरफ अब बढ़ चलें ट्रैवल टूरिज्म और
उस तरफ वो वाला सेगमेंट में हमारे ख्याल में ज़्यादा अच्छा रहेगा। बहुत शुक्रिया और बहुत शुभकामनाएं आपको आपके अच्छी थैंक यू लिस्टिंग। सो मच नीरज बहुत जी, बहुत थैंक यू। शुक्रिया समीर जी। चलिए एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद एक मार्केट अपडेट।